जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो घटना चक्र जनवरी का हमने सेशन स्टार्ट करा था, उसका हमारा ये सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में अयोध्या का जो फैसला सुनाया गया था हमारे 5 जजेस की पीठ ने, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी एकत्रित की थी। और प्रतियोगिता दर्पण का जो सेशन है उसमें भी हमने अयोध्या को कवर किया था, जो प्रतियोगिता दर्पण में आया था उसके लेकर। ये हमारा करेंट अफेयर का सेशन चल रहा है, प्रतियोगिता दर्पण का और घटना चक्र का, और साथ ही साथ में हम वीकली अपडेट्स भी लेकर आ रहे हैं। अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत अच्छे से कर रही हूँ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करना और मेरे वीडियो को शेयर करना। ओके फ्रेंड, हम नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं हमारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो सम्मेलन किए जाते हैं, चाहे वो आसियान का सम्मेलन हो, चाहे वो ब्रिक्स का सम्मेलन हो, या किसी भी यूएस से रिलेटेड सम्मेलन हो, तो वो सारे के सारे सम्मेलन अगर करेंट में हुए हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए हम इसको पूरी डिटेल से देखेंगे। क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमपीपीएससी के लेवल में हो, चाहे वो यूपीएससी के लेवल में हो। और फ्रेंड, एसएससी, रेलवे, बैंक, सारे एग्जाम में ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान जो है, आसियान को लेकर हमारे एमपीपीएससी में पूरा एक टॉपिक, एक सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है, और इसी तरह हमारे यूपीएससी में भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन, हमारा जो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था हमारे भारत में, सॉरी, हमारा जो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन और भारत के संबंध में हम इसमें विस्तार से जानकारी लेंगे। 35वां जो अभी हमारा आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, ये फ्रेंड्स कौन से नंबर का था? ये हमारा 35वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने वर्तमान युग में विश्व के समस्त देशों की अर्थव्यवस्थाओं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों एवं समुदायों के आर्थिक हितों को प्रभावित किया है। ठीक है, जो हमारे विश्व, जो वर्तमान में जो युग चल रहा है, उसके विश्व के जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों को और समुदायों की जो आर्थिक हित है उसको उनने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने न केवल क्षेत्रीय आर्थिक संघों की उत्पत्ति में सहायक भूमिका निभाई है, अपितु नवीन क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्रों एवं संघों को भी जन्म दिया है। नई चीजें भी उनने उसमें इंक्लूड की है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व में अनेक क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आए, जिनमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें हमारा भारत नहीं है, क्योंकि हमारा भारत साउथ ईस्ट एशियन में नहीं आता है, इसलिए इसमें हमारा भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हाँ, इसमें हम अध्यक्ष जरूर बने हैं अस्थायी रूप से, लेकिन हम इसके परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, स्थायी अध्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट हमारी इसकी हम पृष्ठभूमि देखते हैं फ्रेंड, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान के सफ़र की शुरुआत 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसका मतलब ये है कि इसकी जो शुरुआत थी वो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है, वहाँ पर हुई थी। इसमें उस समय किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। इसके पश्चात ब्रुनेई ने 1984 में हस्ताक्षर किए, वियतनाम ने 1995 में किए, लाओस तथा म्यांमार ने 1997 में किए, कंबोडिया ने 1999 में किए। इस संगठन में शामिल होने के साथ 10 सदस्यीय आसियान को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। आज के समय में जो 10 देश हैं वो 1999 से ही चले आ रहे हैं, 10 ही देश शुरू से रहे हैं। सबसे स्टार्टिंग में 5 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, फिर धीरे धीरे करके आज इसमें 10 सदस्य हैं। आसियान सचिवालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आसियान देशों का सकल क्षेत्रफल 4.46 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड? 4.46 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसके सदस्य देशों की सम्मिलित जनसंख्या
653.90 मिलियन है। इसमें जो जनसंख्या है वो कितनी है, 653.90 मिलियन। और वर्ष 2017 में आसियान देशों का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कितना था, 2.77 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर चालू मूल्यों पर, यानी जो इस समय है मूल्य उसके हिसाब से। आसियान सामूहिक रूप से विश्व की 5वीं एवं एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो आसियान है वो देश विश्व की 5वीं और हमारे एशिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आसियान देशों की शक्तिशाली स्थिति एवं बढ़ते प्रभाव के कारण ही न केवल भारत, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ आसियान के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, बल्कि विश्व के अन्य अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों ने भी इसके साथ संबंध स्थापित किए हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एनजीओ हैं यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इससे संबंध रखते हैं। इसी परिदृश्य में 35वें आसियान शिखर सम्मेलन सहित अन्य संबंधित सम्मेलनों का आयोजन 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 के मध्य थाईलैंड की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। फ्रेंड, थाईलैंड में हुआ था और पहला भी जो हुआ था वो बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, हम इसमें कुछ ये देखते हैं कि 2 से 3 नवंबर 2019 के मध्य आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक नॉन थाबुरी में संपन्न हुआ। इसका जो केंद्रीय विषय था वो था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। याद रखना फ्रेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि केंद्र बिंदु क्या था। आसियान का जो 35वां शिखर सम्मेलन हुआ उसका केंद्र बिंदु क्या था, तो आप क्या लिखेंगे, इसका केंद्र बिंदु है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आसियान सामूहिक रूप से विश्व की 5वीं एवं एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सम्मेलन में आसियान डिजिटल एकीकृत फ्रेमवर्क प्लान 2019 से 2025 विकसित है। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन और भारत। फ्रेंड, याद रखना, जैसे मान लो अगर आपको मेंस में ये आता है तो आप ये अगर डायग्राम बना के आएंगे तो बेटर रहेगा। आप अगर ये बना के आएंगे और साथ ही साथ में इसमें नीचे इसका केंद्र बिंदु लिखेंगे कि एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, तो आपके नंबर और अच्छे आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन। क्या देखते हैं, आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन 2 से 3 नवंबर 2019 के मध्य आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक नॉन थाबुरी में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ, बैंकॉक या नॉन थाबुरी भी उसे कहते हैं। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने की। फ्रेंड, ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम आते हैं ये आप नोट करते जाना, एक लिस्ट बनाते जाना, क्योंकि हमारे एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं मैचिंग टाइप के। एक साइड देश का नाम, एक साइड प्रधानमंत्री का नाम दे दिया जाता है, हमको मैच करना रहता है। या फिर हम ये होता है कि आसियान में चर्चा का विषय कौन सा प्रधानमंत्री रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि वही उसको वो उन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए वही उसकी चर्चा के विषय रहेंगे। तो इनका क्या नाम है फ्रेंड्स, प्रयुत चान-ओ-चा ने की। प्रधानमंत्री प्रयुत की अध्यक्षता में इस वर्ष आयोजित यह दूसरा आसियान शिखर सम्मेलन था। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री प्रयुत के रहते 2 बार हो चुका है। इससे पूर्व जून 2019 में 34वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन भी थाईलैंड में किया गया था। तो 34वां सम्मेलन भी थाईलैंड में हुआ था, 35वां सम्मेलन भी थाईलैंड में हुआ था, और उस समय भी प्रयुत ही प्रधानमंत्री थे और इस साल भी प्रयुत प्रधानमंत्री थे। सम्मेलन के अंत में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक को सौंपी गई। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि हमारे वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है, गुएन जुआन फुक। फ्रेंड, आप नोट कर लीजिए, ये हमारे 36वें आसियान शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में होगा, कहाँ होगा, और ये वियतनाम में होगा। वियतनाम की अध्यक्षता की अवधि 1 जनवरी 2020 से प्रारंभ होगी।
1 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजन और समझौते। शिखर सम्मेलन के दौरान क्या क्या आयोजन हुए, क्या क्या समझौते हुए। 35वें आसियान शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान प्रमुख आयोजन समझौते इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं देखते हैं। आसियान के स्थायी प्रतिनिधियों की समिति की बैठक का आयोजन हुआ। 20वीं आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय APSC परिषद की बैठक का भी आयोजन हुआ, ठीक है, जो कि 20वीं थी। 24वीं आसियान समन्वय परिषद की बैठक का आयोजन भी हुआ। याद रखना फ्रेंड, 20वीं आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय यानी APSC और 24वीं आसियान समन्वय परिषद यानी ACC की बैठक भी हुई। फोर्थ क्या हुआ, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक बैठक का आयोजन किया गया। आसियान आर्थिक समुदाय परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। 22वां आसियान +3 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। 22वां आसियान माइनस जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। 7वां आसियान US शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 10वां आसियान माइनस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 16वां आसियान माइनस भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 22वां आसियान चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तृतीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। इसके हम प्रमुख पक्ष देख लेते हैं फ्रेंड कि आसियान -10 का क्या था, आसियान के सभी 10 सदस्य है ना। आसियान -5 का होता है संस्थापक सदस्य यथा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान 4 का मतलब हुआ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड। 6 का मतलब हुआ आसियान, एक आसियान हो गया और 5 देश हो गए उसके, और ब्रुनई दारुसलम भी हुआ। आसियान 1 का मतलब हुआ आसियान हुआ टोटल और कोई भी एक अन्य देश जो भी होते हैं। आसियान 3 का मतलब हुआ आसियान प्लस चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। आसियान 6 यानी कि आसियान +3 जो हुए थे ऊपर, ये जो 3 है ये, और ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड है ना। अब आसियान के सदस्य देश एवं वार्ता भागीदार देख लेते हैं। ब्रुनई दारुसलाम यानी कि सुल्तान हसनल बोल्किया। कंबोडिया प्रधानमंत्री हुन सेन। इंडोनेशिया राष्ट्रपति जोको विडोडो। लाओस यानी कि प्रधानमंत्री थोंगलोन सिसोलिथ। मलेशिया प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद। म्यांमार स्टेट काउंसलर ऑंग सान सू की। सिंगापुर प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग। थाईलैंड प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा। वियतनाम प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक। फिलीपींस राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते। ठीक है, वार्ता एवं बाह्य भागीदार कौन कौन थे। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। चीन प्रधानमंत्री ली केकियांग। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान प्रधानमंत्री शिंजो अबे। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री जासिंडा आर्डनर। रूस प्रधानमंत्री दामित्री मेदवेदेव। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति मून जे इन। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। अब फ्रेंड्स, ये जो हमने लिस्ट पढ़ी, जितने भी देश थे टोटल हमारे देश थे 19। हमें इन 19 देशों की लिस्ट एक अलग सेपरेट पेज में लिखनी है और रोज इसको पढ़ना है जिससे हमें वो याद हो जाए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं सम्मेलन की उपलब्धियां। सम्मेलन की क्या क्या उपलब्धियां थी। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 35वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधी शिखर सम्मेलनों के दौरान बैंकॉक में समाज कार्य एवं समाज कल्याण हेतु आसियान केंद्र। सक्रिय आयुर्वृद्धि और एवं नवाचार हेतु आसियान केंद्र तथा सतत विकास अध्ययन एवं वार्ता हेतु आसियान केंद्र की स्थापना की गई, जिसका केंद्र क्या था फ्रेंड, समाज कार्य एवं समाज कल्याण हेतु आसियान केंद्र, सक्रिय आयुर्वृद्धि एवं नवाचार हेतु आसियान केंद्र। नेक्स्ट है हमारा आसियान में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने हेतु राष्ट्रीय विकास नियोजन एजेंसियों के साथ SDG पर आसियान मंच के आयोजन का स्वागत किया गया। नेक्स्ट आता है कि सम्मेलन में आसियान स्मार्ट सिटी नेटवर्क से संबंधित संदर्भ शर्तों को अंगीकृत करने एवं उसे मजबूती प्रदान करने का स्वागत किया गया। सम्मेलन में सॉरी फ्रेंड,
सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया बंधुत्व एवं सहयोग की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया के नए पक्षकारों का स्वागत किया गया। जो नए लोग आए थे इस पक्ष के, उनका स्वागत किया गया। आसियान जापान साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण केंद्र बैंकॉक का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के मुख्य तत्वों को अंतिम रूप से तय किया गया। पर्यटन पेशेवरों हेतु आपसी पहचान व्यवस्था MRATP को संशोधित करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया। आसियान डिजिटल एकीकृत फ्रेमवर्क प्लान 2019 से 2025 को विकसित किया गया। समुद्री अपशिष्टों का सामना करने हेतु एक्शन प्लान को अंगीकृत किया गया। तीसरा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शिखर सम्मेलन 4 नवंबर 2019 को तीसरे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शिखर सम्मेलन यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP का आयोजन हुआ। RCEP एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है जिसके तहत सदस्य देशों को आयात निर्यात पर लगने वाला कर या तो भरना नहीं पड़ेगा या फिर बहुत कम भरना पड़ेगा अगर ये फॉलो होगा तो। नेक्स्ट है RCEP में 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य शामिल होने हेतु वार्ता चल रही थी, परंतु अंतिम रूप से भारत ने RCEP में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है, जबकि अन्य देशों ने वर्ष 2020 में इस पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत में RCEP के पक्ष एवं विपक्ष दोनों में तर्क दिए जाते हैं, जहां पक्ष में तर्क देते हुए यह कहा जाता है कि RCEP से बाहर रहने पर भारत एक बड़े क्षेत्रीय बाजार से बाहर हो जाएगा। वहीं विपक्ष में तर्क देते हुए यह कहा गया कि इससे भारत के उत्पादकों, किसानों और छोटे कारोबारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वस्तुतः RCEP को लेकर भारत के मसलों एवं चिंताओं का समाधान न होने के कारण भारत ने इसमें शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में RCEP के 15 में से 11 सदस्य देशों के साथ भारत का घाटे का व्यापार रहा। भारत का वर्ष 2018 से 19 में घाटा 184 अरब डॉलर था। RCEP के देशों में भारत का आयात 34% था, जबकि निर्यात मात्र 21% था। अतः RCEP में शामिल होने से भारत के व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। साथ ही भारत की RCEP के प्रति सबसे बड़ी चिंता इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेयरिंग और स्थानीय डेटा भंडारण की मांग थी। सुरक्षा कारणों, राष्ट्रहित और गोपनीयता के लिहाज से डेटा साझा करना आसान नहीं है। यद्यपि वर्तमान हालातों के संदर्भ में भारत ने RCEP में शामिल नहीं होने का सही निर्णय लिया है, तथापि इस क्षेत्र के साथ कारोबार, निवेश और लोगों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाए रखेगा। ओके फ्रेंड, अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत ने RCEP में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो गरीब कारोबार हैं, कारगर हैं, उन लोगों को घाटा होता है, इसलिए हमारा देश उसमें नहीं जुड़ा। जितना हमको फ़ायदा आने का नहीं होता सामान, उससे ज़्यादा घाटा हमारे सामान के जाने का हो जाता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या होता है। 4 नवंबर 2019 को प्रयुक्त चान ओ चा की अध्यक्षता में 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों के राष्ट्र सरकार प्रमुखों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं ने आर्थिक मुद्दों पर व्यापार संरक्षणवाद की प्रवृत्ति का अवलोकन किया तथा इस संबंध में बहुपक्षवाद, मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर चर्चा की। बैठक में चौथी औद्योगिक क्रांति, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से उभरती हुई बाधाओं, बुनियादी ढांचों के विकास और संपर्क, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, जलवायु परिवर्तन, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण, आपदा प्रबंधन पर सहयोग तथा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की गई।
इसके अलावा बैठक में नेताओं के ने क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया, जैसे कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति प्रक्रिया, दक्षिणी चीन सागर एवं रखाइन राज्य में वर्तमान स्थिति। बैठक में सदस्य देशों द्वारा अवैध ड्रग्स के प्रसार का सामना करने हेतु संयुक्त वक्तव्य को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है हमारा 16वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2019। ठीक है, क्या है ये? 35वें आसियान शिखर सम्मेलन से इतर भारतीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 3 नवंबर 2019 को आयोजित 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कौन से फ्रेंड्स? 16वां आसियान भारत, यानी कि हमारा ये जो सम्मेलन था ये 16वां था। ठीक है, 2019 में। अभी जो होगा वो 17वां होगा। सम्मेलन में राजनीतिक सुरक्षा सहयोग पर नेताओं ने आतंकवाद, हिंसक, चरमपंथ एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के साथ साथ समुद्री एवं साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहयोग पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग के संबंध में चर्चा करते हुए नेताओं ने वर्ष 2022 तक आसियान और भारत के मध्य 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा। साथ ही संपर्क बढ़ाने हेतु मेकांग गंगा फ्रेमवर्क के सहयोग पर चर्चा एवं भारत आसियान के मध्य स्थल एवं हवाई संपर्क, विशेषकर भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एवं हवाई परिवहन समझौते पर चर्चा की गई। सम्मेलन में सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में भारत द्वारा 1000 आसियान छात्रों का PhD छात्रवृत्ति प्रदान करने की पहल का स्वागत किया गया। बैठक में युवा एवं महिला सशक्तिकरण, मानव पूंजी विकास, स्मार्ट सिटी नेटवर्क में सहयोग के साथ साथ सीमा पारीय पर्यावरणिक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन का सामना करने हेतु सहयोग करने पर चर्चा की गई। क्वाड बैठक क्या थी? आसियान सम्मेलन के दौरान 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में ही सामान्य हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर परामर्श के लिए भारत के विदेश मंत्रालय, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय, व्यापार विभाग, जापान के विदेश मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने साझा मूल्यों और सिद्धांतों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान के आधार पर एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध एवं समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ध्यातव्य है कि इस समूहों को चीन की चुनौती से निपटाने या उसे चुनौती देने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये थोड़ा चित्र देखते हैं। ये जो हमारे डायग्राम में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वर्ष 2018 से 19 में भारत व आसियान के बीच व्यापार 96.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 16वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित हुआ और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। भारत ने RCEP में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया और हम ये जान चुके हैं कि क्यों लिया। RCEP में शामिल होने से भारत के व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत की द्विपक्षीय बैठकें। भारत की द्विपक्षीय बैठकें कैसी थीं, क्या हैं, हम जानते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों, म्यांमार की स्टेट काउंसलर एवं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। भारत वियतनाम बैठक के दौरान दोनों देश रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा आतंकवाद और चरमपंथ के खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। फ्रेंड याद रखना, भारत की द्विपक्षीय बैठक किन किन के बीच हुई थी? वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। ठीक है फ्रेंड, याद रखना आप ये। दोनों पक्षों में भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेता एक नियम आधारित व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिबद्ध हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है।
जिसमें संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी कि UNCLOS शामिल हैं। यह दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और नियम अनुसार व्यापार की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। इंडोनेशिया के साथ वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की तथा दवा, मोटर वाहन और कृषि उत्पादों सहित भारतीय वस्तुओं के लिए बाजार में अधिक पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया। ध्यातव्य है कि इस वर्ष भारत और इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। किस क्षेत्र पे फ्रेंड्स? आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों के नेताओं ने दोनों देशों के मध्य बढ़ते हवाई संपर्क और बैंकॉक और गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान शुरू करने और रानोंग पोर्ट यानी थाईलैंड में जो है और भारतीय बंदरगाहों कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम के बीच सहयोग के समझौतों को अंतिम रूप देने का स्वागत किया। नेक्स्ट हमारा आता है भारत के आसियान महत्व। भारत के लिए आसियान का महत्व। आसियान देश व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का बड़ा व्यापार हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर से होता है। किस किस से होता है फ्रेंड? हिंद महासागर से और दक्षिण चीन सागर से होता है, जो कि इसी समूह के क्षेत्र में स्थित है। रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और आसियान के मध्य व्यापारिक और आर्थिक संबंध स्थापित हैं। वर्ष 2018 से 19 में भारत और आसियान के बीच का व्यापार 96.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। फ्रेंड याद रखना कितना था, जो कि भारत के कुल व्यापार का 8.2% था। इस व्यापार में कुल निर्यात 37.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा कुल आयात 59.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। निर्यात कितना था? 37.47 और आयात कितना था? 59.232। भारत और आसियान के अपने सुरक्षा परिदृश्य में भी समानता है। इस क्षेत्र में शांति स्थापना तथा कच्चे माल और ऊर्जा आपूर्ति के निर्बाध आवागमन के लिए दक्षिण चीन सागर तथा हिंद महासागर में सुरक्षा आसियान देशों तथा भारत दोनों के हित में है। अतः इस प्रकार भारत आसियान के साथ मुख्यतः दो क्षेत्रों व्यापार और समुद्री सुरक्षा के संबंध में साझेदारी की इच्छा रखता है। फ्रेंड याद रखना आप ये, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि भारत को क्या फ़ायदा होगा आसियान से संबंध बनाकर। निष्कर्ष क्या निकलता है कि आसियान देशों की व्यापारिक एवं सामरिक स्थिति के कारण भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इनसे संबंध स्थापित करने तथा उन्हें आकर्षित करने की होड़ मची हुई है। इन सब देशों के बीच में भारत भी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसके रणनीतिक हित आसियान के साथ एक घनिष्ठ भागीदारी की मांग करते हैं, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16वीं भारत आसियान शिखर वार्ता में दिए गए संबोधन से भी होती है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मर्म है और सदैव रहेगा। एकीकृत, संगठित और आर्थिक रूप से विकासशील आसियान भारत की बुनियादी हित में है। वस्तुतः भारत और आसियान के मध्य प्रगाढ़ होते संबंधों ने भारत और आसियान के लिए नई उम्मीदों और आकांक्षाओं को जागृत कर दिया है। आसियान के साथ घनिष्ठता न केवल भारत के आर्थिक हितों को पूर्ण करेगी, अपितु पड़ोसी राष्ट्रों जैसे चीन की भारत के प्रति विद्वेषपूर्ण नीतियों का मुकाबला करने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। मेरा फर्स्ट पार्ट अयोध्या से संबंधित जो फैसला हुआ वो, और जो मेरा सेकंड ये जो था हमारा, जिसमें हमने आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा की थी, ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोनों पार्ट पूरे वीडियो देखना और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने एमपीपीएससी के जो मेंस है उसके सारे सब्जेक्ट के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, सेशन स्टार्ट किए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखना।
आई होप कि आपको वो आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें आपके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने प्री और मेंस दोनों का मिलाकर सिलेबस बनाया है, दोनों को मिलाकर उसमें नोट्स बनाए हैं, फैक्चुअल भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं कोई कमी छोड़ी हूँ तो मुझे मेरी गलती ज़रूर बताना, जिससे मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ। ओके फ्रेंड, तो हमने इस लेक्चर से क्या सीखा कि हमारा ये जो शिखर सम्मेलन था, जो कि कहाँ हुआ फ्रेंड, थाईलैंड में हुआ, ये 35वां शिखर सम्मेलन था। और हमारा जो 36वां सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा, वियतनाम में होगा। और 34वां जो शिखर सम्मेलन था हमारा, वो भी हमारा थाईलैंड में था। उन्हें भी प्रयुक्त ने, यानी कि जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयुक्त चान ओ चा ने किया था, और 35वां भी प्रयुक्त चान ओ चा ने किया था। लेकिन जो 36वां वियतनाम का है वो कौन करेगा, जुआन फुक, गुएन जुआन फुक। और इसका केंद्रीय विषय था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इतना डिटेल में अगर एमसीक्यू में तो वैसे भी फैक्चुअल बातें पूछी जाती, तो ये हमारे फैक्ट की बातें हैं। अगर ये और पूछ सकता है कि इसके 10 कौन कौन से सदस्य हैं, तो 10 सदस्य कौन कौन है फ्रेंड्स, आप जानते हैं 10 इसके सदस्य हैं। 5 इसमें सबसे पहले जो थे, फिर 5 और जुड़े, और इसमें धीरे धीरे करके अस्थायी सदस्य भी बनते गए। तो उनके प्रधानमंत्रियों के नाम आप जरूर याद रखना। 9 अस्थायी सदस्य हैं और 10 स्थायी